साथियों, कुंडली का पांचवां घर को कैसे समझें? पांचवें घर को बिल्कुल शुरुआत से और बहुत आसान तरीके से चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में पूरे तरीके से बैठा लीजिए कि पांचवां और नवां भाव दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण घर हैं। इनका संबंध हमारे पूर्व पुण्य, पिछले कर्मों और अच्छे कर्मों से माना जाता है। लेकिन पांचवां भाव खास तौर पर हमारी बुद्धि को दिखाता है, यानी हम कैसा सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किसी सिचुएशन को कैसे समझते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। यह हमें पांचवा घर बताता है। अब इसे एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, किसी इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन अगर उसकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रही तो वो उन चीजों का सुख भी ठीक से कहां ले पाएगा। वो बार बार गलत डिसीजन ले सकता है और अपने ही जीवन को मुश्किल बना सकता है। ऐसा बहुत बार होता है कि पिता ने बहुत पैसा कमाया, बेटे के लिए छोड़ गया, बेटे में बुद्धि कम थी, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए पांचवा घर कमजोर था, इसलिए नहीं यूटिलाइज कर पाया। इसलिए पांचवा भाव बहुत मजबूत होना जरूरी है। नाइन्थ हाउस दूसरी तरफ हमारे भाग्य और पूर्वजों से मिलने वाले अच्छे कर्मों के फल को दिखाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी इंसान को जीवन में कुछ चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, उसे हर चीज के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। ज्योतिष में इसे नाइन्थ हाउस और पूर्व पुण्य से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि मैं इतने उपाय कर रहा हूं फिर भी चीजें ठीक से क्यों नहीं हो रही हैं, तो सिर्फ उपाय करते रहने के बजाय कुंडली की जड़ को समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि कोई पौधा सूख रहा है और आप रोज उसकी पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ सूखी हुई है। पौधा तभी ठीक होगा जब जड़ तक पानी पहुंचेगा। कुंडली में भी हमें सिर्फ ऊपर से उपाय नहीं देखने हैं, बल्कि ये देखना है कि समस्या की जड़ किस भाव में है और उस भाव यानी उस घर का स्वामी कहां बैठा है। अब यहां से ज्योतिष का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक शुरू होता है। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं और हर घर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाता है। अब किसी भाव का स्वामी जब किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो वो अपने भाव के विषयों को उस दूसरे भाव में लेकर चला जाता है। यही लॉजिक कुंडली के पढ़ने में बहुत काम आता है। एग्जाम्पल के लिए, चौथा भाव घर का है, सुख का है, शांति का है, घरेलू वातावरण का भाव है। अगर सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर बैठ जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति के घरेलू जीवन में उसके लाइफ पार्टनर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा, यानी घर के मामलों में उसका जीवन साथी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी तरीके से अगर लग्नेश यानी कि पहले घर का स्वामी जिस घर में जाकर बैठता है उस घर के मामलों में व्यक्ति का अपना इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। मान लीजिए लग्नेश अगर छठे घर में जाकर बैठ गया तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, डेली रूटीन और प्रॉब्लम्स का घर होता है। तो व्यक्ति इन चीजों को खुद हैंडल करने वाला हो सकता है, यानी वो अपनी दुश्मन, अपने कंपटीशन और डेली की जो रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं उससे अपने तरीके से वो लड़ रहा होता है। तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला भी समझ लीजिए। आपको ये देखना होता है कि किस भाव का मालिक किस भाव में बैठा है। इससे आपको समझ आने लगता है कि आपकी जिंदगी के किसी पर्टिकुलर एरिया पर किसका इन्फ्लुएंस है। आप इसे जिंदगी के रिमोट कंट्रोल की तरह भी समझ सकते हैं। अब यहां पर आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट यानी कि पांचवें घर पर। देखिए, पांचवा भाव हमारी बुद्धि का होता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसलिए अगर किसी दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में आकर बैठ जाए तो उस भाव के विषय हमारी सोच और बुद्धि को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अगर 11वें भाव का स्वामी पांचवें घर में आकर बैठ जाए तो फ्रेंड्स और सोशल सर्कल आपकी सोच को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। अच्छे और समझदार लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी अच्छी दिशा में जरूर जाएगी। अगर 12वें भाव का स्वामी पांचवें भाव में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति को पुरानी बातों को छोड़ना सीख जाना चाहिए, यानी जो हो गया सो हो गया, उसे बार बार दिमाग में रीप्ले करना नहीं चाहिए, उससे बचिए। थोड़ा सा लेट गो करना सीखना पड़ेगा, मिट्टी पाओ, वरना दिमाग पुरानी घटनाओं में फंसा रह सकता है। अगर 9th हाउस का स्वामी 5th हाउस में आकर बैठ जाए तो पिता, गुरु और टीचर आपकी बुद्धि और सोच को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं।
इसलिए अपना गुरु, अपना मेंटोर चुनते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को आप अपना गुरु या मेंटोर बना रहे हैं, उसकी सोच और उसका ज्ञान आपके ऊपर गहरा असर डाल सकता है। अब 8वें भाव के स्वामी की बात करते हैं। अगर 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में आकर बैठा है तो व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, रहस्यमय ज्ञान या हिडन सब्जेक्ट्स में नेचुरल इंटरेस्ट उसका अपने आप आ जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्योतिष सीखना बहुत ही मीनिंगफुल हो सकता है। यानी जिस चीज को दूसरे लोग मुश्किल से समझ पाते हैं, उसमें आपका दिमाग नेचुरली इंटरेस्ट लेने लगता है, आपको तो मजा आता है उस सब्जेक्ट में। अगर 6ठे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो सर्विस और दूसरों की मदद करने से जुड़ी हुई चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी लालच के लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी छोटी उम्र में दूसरों की मदद करना और सर्विस करना सिखाना अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों का घर 5वां है। अगर 3रे भाव का स्वामी 5वें भाव में आकर बैठा है तो मीडिया, कम्युनिकेशन और आपके आसपास के कंटेंट आपकी बुद्धि को बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। अड़ोस पड़ोस 3रा घर उसी का है। आज के समय में इसका मतलब सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब, टेलीविजन और इंटरनेट भी है। इसलिए आप रोज क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किन लोगों की संगत में रहते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग को जो इनपुट देंगे उसी तरीके की थिंकिंग धीरे धीरे बनती चली जाएगी। अब 2रे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो यहां पर फूड और फैमिली की वैल्यूज महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप क्या खाते हैं और बचपन में परिवार से आपको किस तरीके के संस्कार और प्यार मिले हैं, उनका असर आपकी सोच पर पड़ सकता है। इसलिए सादा भोजन, अच्छा और सही खाना भी जरूरी है और परिवार का माहौल भी। अगर 4थे घर का स्वामी या चंद्रमा 5वें घर में आकर बैठा है तो खासकर बच्चे के लिए माँ का प्यार और घर का शांत वातावरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा घर में जो देखता है वही बहुत जल्दी सीखता है। अगर घर में शांति है, अच्छे संस्कार हैं और पॉजिटिव बातें होती हैं तो उसका असर बच्चे की बुद्धि पर भी वैसा ही पड़ता है। अगर किसी भाव में 2 या उससे ज्यादा ग्रह आकर बैठते हो तो सिर्फ ये देखकर फैसला बिल्कुल मत कीजिए कि ग्रह ज्यादा है, वहां उनकी डिग्री भी देखनी होती है। सामान्य रूप से जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा होती है उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है, ज्यादा मजबूत माना जाएगा। इसलिए मल्टीपल प्लैनेट्स वाली स्थिति में डिग्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर 10वें भाव का स्वामी 5वें घर में आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को खाली बैठने की बजाय किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगे रहना चाहिए। कोई हॉबी या फिर कोई क्रिएटिव काम हो, लर्निंग हो, सीखना हो या प्रोफेशन से जुड़ा कोई काम हो, लेकिन दिमाग को लगातार सही दिशा में एंगेज, बिजी रखना अच्छा रहेगा। वरना खाली दिमाग बिना बात के विचारों में जाने लगेगा। और 5वें भाव की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर समझाता हूं। देखिए, 5वां भाव सिर्फ बुद्धि और संतान का घर नहीं है, यह हमारी फ्रीडम को भी दिखाता है। जब बच्चे अच्छे होते हैं और जल्दी अपने जीवन में सेटल हो जाते हैं तो माँ बाप यानी पेरेंट्स को भी जीवन में एक तरीके की आज़ादी और फ्रीडम मिल जाती है। उन्हें हर समय बच्चों की चिंता और जिम्मेदारी में नहीं रहना पड़ता। इसी तरीके से 5वां घर अगर मजबूत हो तो व्यक्ति दूसरों के प्रेशर में काम करने की बजाय अपनी पसंद का काम करना पसंद कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करता है। फ्रीलांसिंग या फिर अपना कोई क्रिएटिव काम करना इसी तरह की टेंडेंसी से जुड़ सकता है। 5वां भाव नाम और रेपुटेशन से भी जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ ये आर्टिस्टिक एबिलिटी यानी आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। ऐसी क्रिएटिविटी जो हमेशा किताबें पढ़कर या कोर्सेज करके नहीं आती है। कई बार अचानक से दिमाग में कोई म्यूजिक की धुन बजती है, कोई ट्यून आती है याद, कोई नया आइडिया आता है या फिर कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ये आपके नेचुरल टैलेंट आप में हो सकता है। अब अगर 5वें भाव का स्वामी पहले घर में बैठ जाए, अब हम समझते हैं कि 5वें घर का स्वामी कहां जाकर बैठा है, ठीक है, वहां का भी तो इफेक्ट आएगा। वो 5वें घर की एनर्जी लेकर गया है वहां पर। तो 5वें घर का स्वामी अगर लगन में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीवन जीना पसंद करता है। उसे बहुत ज्यादा दबाव पसंद नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने डिसीजन खुद लेना अच्छा लगता है, क्योंकि सेल्फ के घर में बैठ गया लगन में,
बच्चों से भी उसे काफी प्यार और अफेक्शन मिल सकता है, क्योंकि दिलो दिमाग में वही छाएंगे, चाहे वो उसके अपने बच्चे हैं किसी और के। इस स्थिति में मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी भी अच्छी हो सकती है, यानी व्यक्ति जिस भी चीज की कल्पना करता है या करेगा उसके लिए वो पूरे मन से काम कर सकता है और उसे रियलिटी में बदलने की, हकीकत में लाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर पांचवें भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस व्यक्ति की आवाज और बोलने का तरीका प्रभावशाली हो सकता है, लोग उसकी बात ध्यान से सुन सकते हैं और उसकी बातों का असर भी बहुत गहरा होता है। परिवार से मिले हुए संस्कार और फैमिली के बैकग्राउंड भी उसके जीवन में सपोर्ट दे सकता है उस व्यक्ति को। इसके बाद पांचवें भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो सकता है। राइटिंग फील्ड हो, मीडिया हो, कम्युनिकेशन हो, स्पोर्ट्स, ऐसे क्षेत्रों में उसका इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी जबरदस्त हो सकती है। लेकिन यहां पर भी सोशल मीडिया से मिलने वाले इन्फ्लुएंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करेंगे आपकी सोच भी उसी दिशा में जा सकती है। अगर पांचवें भाव का स्वामी चौथे घर में आ जाए कुंडली के, तो बचपन का जो माहौल था घर का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। घर से मिले हुए संस्कार, माँ से मिली हुई एजुकेशन और परिवार का जो माहौल है वो उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। और ऐसे लोगों को घर का सादा और अच्छा खाना और शांत वातावरण बहुत ज्यादा सुख देता है। घर पसंद होते हैं इनको। बच्चों के लिए माँ का प्यार, दादा दादी जैसे बड़े लोगों का साथ अच्छा भी माना जाता है। अब अगर पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में ही बैठ जाए तो पांचवें भाव के विषय और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ऐसे इंसान को धीरे धीरे लेकिन स्टेबल ग्रोथ मिलती जाती है। उसकी एजुकेशन किसी न किसी रूप में जीवन भर काम उसके आती है, चाहे बाद में उसका करियर किसी अलग फील्ड में चला जाए, लेकिन वो जो पढ़ा था, उसने जो सीखा था वो काम आएगा। अगर पांचवें भाव का स्वामी छठे घर में चला जाए तो ऐसा इंसान प्रेशर और कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे कुछ लोग एग्जाम के ठीक पहले पढ़कर भी अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉ या मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगातार फोन में लगे रहने से जरूर बचना चाहिए। दिमाग को शांत और एक्टिव रखने के लिए आप कोई गेम खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, सुडोकू खेल सकते हैं, पजल गेम खेल सकते हैं। अगर पांचवें भाव का स्वामी सातवें घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को लोगों की बातें जानने और गॉसिप में बड़ा इंटरेस्ट होता है। शादी को लेकर एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस इंसान के। यदि एक्सपेक्टेशन कभी कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को रिश्तों में प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखना सीख लेना चाहिए। परंपरागत उपायों में अगर बात करूं तो ऐसे व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी उपाय बता सकते हैं। अब अगर पांचवें भाव का स्वामी आठवें घर में चला जाए तो व्यक्ति को हिडन नॉलेज या फिर कोई ऐसा रहस्य समझने का मौका मिल सकता है जिसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते। परावैज्ञानिक लव रिलेशनशिप्स भी जीवन में बड़े बदलाव उसके लेकर आ सकता है। कभी ये एक्सपीरियंस मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन कई बार वही अनुभव जो है वो इंसान को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख और लेसन और सबक देते हैं। ऐसे समय सबसे जरूरी बात यह होती है कि हर परेशानी को जादू टोना या किसी बाहरी शक्ति से जोड़कर डरना नहीं चाहिए। पहले अपनी सिचुएशन को प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। अब अगर पांचवें भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठ जाए तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है। पांचवें और नवें भाव का संबंध होने से पूर्व पुण्य और भाग्य का कनेक्शन जरूर बनता है। बच्चों में दादा दादी या परिवार के बड़े लोगों के अच्छे गुण दिखाई दे सकते हैं और बच्चों से बहुत ज्यादा अफेक्शन इंसान को मिल सकता है। पिता और बच्चों के साथ मिलकर धर्म, कर्म और दान करना भी सकारात्मक माना जाता है। अगर पांचवें भाव का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति मेहनत करने वाला और अपने दम पर आगे बढ़ने वाला हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा आपको। हर रिलेशनशिप को प्रॉफिट और लॉस की नजर से मत देखिए। रिश्ते केवल ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, उनमें इमोशंस और ट्रस्ट भी होते हैं। अब अगर पांचवें भाव का स्वामी 11वें घर में आ जाए तो गेन्स और इच्छा की पूर्ति के अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
ऐसा व्यक्ति सोसाइटी की जरूरतों और कमियों को समझकर उससे इनकम का रास्ता निकाल सकता है। ऑनलाइन टीचिंग करना हो या स्टॉक मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी वो अच्छा काम कर सकता है। और अगर पांचवें भाव का स्वामी 12वें घर में चला जाए तो इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों, अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि वो किन लोगों को सुन रहा है और किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। अच्छे और पॉजिटिव लोगों को फॉलो करना, सुनना उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब पांचवें भाव को पूर्व पुण्य के रूप में भी देखा जाता है और गहराई से समझते हैं। अब इसी टॉपिक को आपको फिर बता देता हूं। आज पांचवें घर पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूं आपको। 5th हाउस को पूर्व पुण्य से जोड़ा जाता है। देखिए, ज्योतिष की परंपरा में पांचवें भाव को पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का एक तरीके का एक बैंक अकाउंट माना जाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा बिना सीखे बहुत अच्छा पेंटिंग, बहुत अच्छा चित्र बना लेता है। कोई बच्चा म्यूजिक को सुन के बहुत जल्दी समझ लेता है। किसी बच्चे में ऐसी नेचुरल एबिलिटी होती है कि जो उसने इस जन्म में फॉर्मली सीखी भी नहीं होती, वो गुण उसमें आ जाते हैं, टैलेंट। ज्योतिष की दृष्टि से इसे पिछले जन्मों के संस्कार और प्रतिभा से जोड़ा जाता है। शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा अपने संस्कारों और अनुभवों को आगे लेकर चलती है। इसी कारण कुछ प्रतिभाएं व्यक्ति में बचपन से ही दिखाई दे सकती हैं। यहां एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन समझिए। पहला भाव हमारे वर्तमान यानी आज को दिखाता है। 9वां भाव हमारे पिछले समय और पिता से जुड़ा होता है और 5वां भाव हमारे आने वाले समय और बच्चों से जुड़ा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर और आपके बच्चे अच्छे रहें तो अपने माता पिता का सम्मान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। माता पिता का आशीर्वाद लेना और उनका सम्मान करना सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी या पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसे भाग्य और पूर्व पुण्य से जोड़ा जाता है। इसलिए अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब एक मॉडर्न और आज की जनरेशन के लिए जरूरी बात समझाता हूं आपको। 5वां भाव क्रिएटिविटी के साथ हमारी सेक्सुअल एनर्जी से भी जुड़ा माना जाता है। ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी को गलत आदतों में लगातार वेस्ट करता चला जाता है, खराब करता चला जाता है, तो उसकी कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। आप समझ गए होंगे। इसके उल्टा अगर वही एनर्जी अपने काम, लर्निंग और क्रिएटिविटी और किसी प्रोडक्टिव उद्देश्य में अगर लगाया जाए तो व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए बात सिर्फ एनर्जी को रोकने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की है। साथियों, बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। कुछ चीजें ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है कि मन झूम उठता है। अगर बरसात का शोर आपको थोड़ा बहुत भी सुनाई दे रहा हो तो माफी चाहता हूं। देखिए, कुछ लोगों को जीवन में धन, टैलेंट या फिर फेम बहुत आसानी से मिल जाता है। ज्योतिष में इसके पीछे मजबूत 5वें भाव और पूर्व पुण्य की भूमिका देखी जाती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है। 5वें भाव का स्वामी जिस भी घर में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव से जुड़े लोगों और विषयों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और वहां बेईमानी भी नहीं करनी चाहिए। साथियों, अगर किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में भगवान की तरफ से टैलेंट या फिर सपोर्ट मिला है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को धोखा देना या जानबूझकर गलत कर्म करना व्यक्ति के कर्म फल को प्रभावित कर सकता है। गर्भपात जैसे गंभीर विषयों को लेकर भी ज्योतिषीय परंपराओं में कर्मफल की मान्यता है कि इसलिए ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। करियर को डिकोड करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला अब आपको समझाता हूं। जी हाँ, यहां से अगर आपको किसी व्यक्ति का प्रोफेशन को समझना है तो उसके 5वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और केतु को जरूर देखिएगा। 5वां भाव यह बताता है कि व्यक्ति के अंदर कौन सी नेचुरल टैलेंट या पुरानी क्षमता हो सकती है। 10वां भाव उसके कर्म, उसके प्रोफेशन को दिखाता है। केतु ऐसे क्षेत्र की ओर संकेत कर सकता है जिसमें व्यक्ति पहले से फेमिलियर या नेचुरली स्किल्ड महसूस करता है। इन तीनों को एक साथ देखकर प्रोफेशन की डायरेक्शन समझने की कोशिश की जा सकती है। जी हाँ,
एग्जाम्पल के लिए अगर पांचवें भाव का स्वामी छठे घर में हो और केतु उसका सपोर्ट कर रहा है, तो व्यक्ति प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, लॉ, मेडिकल फील्ड या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में, क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि छठा घर है ही नहीं का, पंगों का, लफड़ों का। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का काम सिर्फ ये बताना नहीं है साथियों कि क्या बुरा होगा। एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को पहचानने में, आपके अंदर की ताकत को पहचानने में मदद कर सकती है, आपके टैलेंट को पहचानने में। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है तो करियर का चुनाव भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से किया जा सकता है। अब यहां पर हम चलते हैं और बात करते हैं पांचवें भाव के पास्ट लाइफ कनेक्शन पर, और इसको समझने के लिए पेड़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब पेड़ के तने को काटते हैं तो उसके अंदर गोल गोल जो रिंग्स दिखाई देते हैं, छल्ले, उन रिंग्स को हमें पेड़ की उम्र और उसके पुराने अनुभवों का अंदाजा मिल जाता है। एक टेक्निक होती है, पेड़ को, तने को जब काटते हैं तो उसमें जो रिंग बने होते हैं ना, उससे पहचान सकते हो पेड़ कितना पुराना है या इसकी लाइफ कैसी रही थी। उसी तरीके से ज्योतिष की एक गहरी अवधारणा में पांचवें भाव को चित्त यानी मन की मेमोरी से जोड़ा जाता है। इसमें सिर्फ पिछले जन्म की ही बात नहीं होती, बल्कि आत्मा के पुराने अनुभवों और अलग अलग जन्मों से जुड़े संस्कार की भी बातें की जाती हैं। और इसी वजह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे विषयों में पांचवें भाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे किसी ऐसी जगह, भाषा या संस्कृति के बारे में बातें कर देते हैं जिसके बारे में उन्होंने इस जन्म में कुछ सीखा ही नहीं होता, माफ कीजिएगा। और ज्योतिष की इस अवधारणा में इसे पुराने संस्कारों से जोड़कर समझा जाता है। अगर पांचवें भाव का स्वामी आठवें भाव के स्वामी के साथ में कनेक्शन बना ले तो एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट या फिर हिडन नॉलेज में व्यक्ति की नेचुरल इंटरेस्ट हो सकती है। यह भी माना जा सकता है कि व्यक्ति इस तरह के ज्ञान से पुराने संस्कार लेकर आया है। अब देखिएगा, खासकर लियो लग्न वालों को देखिएगा, सिंह लग्न की कुंडलियां देखिएगा। इस धरती पर, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूं, इस धरती पर सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट अगर किसी का होगा तो वो, लोगों को लगता है कि या तो बृहस्पति के धनु वालों का होगा या बृहस्पति के मीन वालों का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा लियो लग्न, सिंह लग्न वालों के या सिंह राशि वालों का। कारण बड़ा इजी है, अभी बताया मैंने आपको। पांचवें घर में बृहस्पति की राशि पड़ती है, 9th साइन धनु, और आठवें घर में बृहस्पति की राशि पड़ती है। तो यानी इन लोगों के लिए पांचवें और आठवें दोनों ही घर का मालिक बृहस्पति है, तो फिर इनसे बड़ा ज्योतिष का इंटरेस्टेड कौन होगा। और सफल भी बहुत होते हैं। इसलिए जब वो ऐसे इंसान जन्म में इसे दोबारा सीखना शुरू करता है, ये इनका जन्म से दिया ऊपर वाले ने, अब इस जन्म में जब उस पर वो काम करता है तो उससे चीजें बहुत औरों से जल्दी समझ में आने लगती हैं। अब मंत्रों के बारे में समझिए। देखिए, अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा मंत्र सही है। इस विषय में पांचवां घर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मंत्र जो है वो बुद्धि, कंसंट्रेशन और स्पिरिचुअल लर्निंग के कनेक्शन को पांचवें भाव से देखा जाता है। कहते हैं पांचवें भाव की दशा चलिए, मंत्र में लग जाओ। अगर आप 5 अक्षरों वाले मंत्र जैसे कि नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का है, नमः शिवाय, अगर आप इसका जाप करते हैं तो पांचवें भाव से 5 भाव आगे गिनने पर 9वां भाव आता है। 5 से काउंट करेंगे तो 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से 5 अक्षरों वाले मंत्र को 9वें भाव यानी कि धर्म और भाग्य से जोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से 8 अक्षरों वाले मंत्र को 12वें भाव से जोड़ा जाता है। 8 से 12 5वां। यहां पर मंत्र के अक्षरों और भावों के बीच में एक सिंबॉलिक कनेक्शन समझाया जाता है। मंत्र के साथ ओम का इस्तेमाल को समझिए क्यों होता है। देखिए, मंत्र के आगे या पीछे ओम लगाने की परंपरा को कई लोगों ने एक सेफली कवर की तरह समझा है। यानी अगर उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो मंत्र के प्रभाव को बैलेंस रखने की मान्यता रखी गई। कुछ साधना परंपराओं में नागा साधु या अघोरी बिना ओम के भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी साधना, तैयारी और नियम सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए किसी भी पावरफुल मंत्र को बिना प्रॉपर गाइडेंस के प्रयोग करना सही नहीं है। और अगर आपको कभी समझ में नहीं आए कि कौन सा मंत्र करना चाहिए,
तो फिर गायत्री मंत्र की परंपरा को बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है। इसे एक तरीके की मास्टर की तरह समझा जा सकता है। ब्रिलियंट। कुछ ना समझ में आए तो गायत्री मंत्र कीजिए, जीवन में जितने कर सकते हैं कीजिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब गुरु यानी बृहस्पति की दृष्टि को भी यहां पर लेकर आता हूं। देखिए, मैं गुरु की 5वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ती है वहां पिछले अच्छे कर्मों के फल मिलने की बात कही जाती है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि जिस घर पर पड़ती है उस भाव के विषयों को एक्सपेंड करने और बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसको इस जन्म के अच्छे कर्मों के फल से भी जोड़ा जा सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति तब बन जाती है साथियों, जब 9th हाउस का स्वामी 5वें भाव के स्वामी के सामने आमने यानी 180 डिग्री से देख ले। पहली नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि दो ग्रहों का ऐसा संबंध कोई परेशानी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर इसे कार्मिक लेवल पर अगर देखें तो इसका एक पॉजिटिव अर्थ भी निकाला जा सकता है। 9th हाउस इस जन्म के भाग्य को दिखाता है और 5वां भाव पूर्व पुण्य को। इसलिए जब दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है तो यह माना जा सकता है कि इस जन्म के अच्छे कर्म और भगवान की कृपा व्यक्ति को पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव से बचाने में मदद कर रहे हैं। यानी अच्छे कर्म आपके लिए एक तरीके की प्रोटेक्शन बन सकते हैं। और यही वजह है कि ज्योतिष में केवल पुराने कर्मों को देखकर डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं यह भी उतना इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो 5वें भाव को अब एक बार पूरी तरह जोड़कर देखिए। ये सिर्फ बच्चों का भाव नहीं है, ये बुद्धि है, ये क्रिएटिविटी है, पूर्व पुण्य है, नेचुरल टैलेंट है, संतान है, फ्रीडम है, मैनिफेस्टेशन है, पास्ट लाइफ संस्कार है, मंत्र से कनेक्टेड है और करियर में आपकी नेचुरल एबिलिटी को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। इसलिए कुंडली में 5वें भाव को कभी अकेले देखकर फैसला मत कीजिएगा। पहले देखिए 5वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, फिर देखिए 5वें भाव का स्वामी कहां जाकर बैठा है, उसके बाद देखिए कि उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो किन ग्रहों से जुड़ा हुआ है और जिस भाव में बैठा है वो भाव क्या दिखाता है। और इन सब चीजों को जब आप जोड़ते हैं, ब्लेंड करते हैं, तभी 5वें भाव की पूरी कहानी समझ में आपको आती है। और यही असली एस्ट्रोलॉजी भी है, यही है ज्योतिष। ज्योतिष को सिर्फ फॉर्मूलाज की तरह रटने की जरूरत नहीं है साथी, कभी नहीं आएगी। वरना जब आपको भावों का मतलब, उनके स्वामी और ग्रहों के कनेक्शन आपको समझ में आने लगते हैं तो धीरे धीरे कुंडली पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, ज्योतिष का उद्देश्य हर बात से डरना नहीं है या डराना नहीं है। हर समस्या के लिए महंगा स्टोन पहनना या कोई भारी भरकम उपाय करना कोई जरूरी नहीं होता है। कई बार आपकी लाइफस्टाइल, आपकी आदतें और आपका एनवायरनमेंट, आपकी संगति और आपकी सोच में एक ऐसा छोटा सा बदलाव ही बहुत बड़ा फर्क और बहुत बड़ा फायदा लेकर आ सकता है। अगर आप ज्योतिष को इसी तरीके से आसान, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गहराई में उतरना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। यहां हमारा उद्देश्य ज्योतिष को कठिन बनाना नहीं, बल्कि उसे इतना सरल बना देना है कि एक बिगिनर स्टूडेंट भी कुंडली देखकर फटाफट धीरे धीरे खुद उसका लॉजिक समझ सके, डिकोडिंग समझ सके और सामने वाले को स्तब्ध कर दे अपने प्रेडिक्शन से, अपनी बातों से। इतना गहरा ज्ञान है मुझे। ऐसी वीडियो को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।